नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी भवन के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी भवन से निकल गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लखनऊ के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी भवन से निकलकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। लखनऊ दौरे पर आए थे, लखनऊ दौरे पर दिल्ली दौरे पर आए थे, अब दिल्ली से लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो कल आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर, आज लखनऊ के लिए वापस निकल चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियां जो है वो मंथन शुरू कर दी है। निषाद पार्टी से किस तरीके से सामंजस्य बनाना है, उसको लेकर चर्चा हुई। चर्चा के दरमियान बताया जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और साथ ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। अब तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई, किस तरीके से यूपी के चुनाव में उस किला को फतेह किया जा सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का रास्ता अगर केंद्र में जाना है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो शीर्ष नेतृत्व लगातार ये कोशिश करती है, या कोई भी पार्टी हो उसका यही पहला एजेंडा होता है कि उत्तर प्रदेश अपने हाथ में रखा जाए। उत्तर प्रदेश बेहद ही खास माना जाता है और आज फिर लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। कल बातचीत हुई और बातचीत के कई सारे मायने, क्या मायने आप देख रहे हैं, किस तरीके से इस दौरे को देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 को लेकर के अब बीजेपी पूरी अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग पर है। कहीं कोई धोखा ना हो, कहीं कोई कुताही ना हो, इस बात की कोशिशें लगातार हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निषाद पार्टी को लेकर के लगातार असमंजस बरकरार है। निषाद पार्टी लगातार अपना दबाव बढ़ा रही है, क्योंकि निषाद पार्टी की मांग थी कि उसे केंद्रीय प्रतिनिधित्व मिले केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो नहीं मिला। उसके बाद अब वो उत्तर प्रदेश में अपना सियासी रसूख बढ़ाने के लिए लगातार दबाव दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ संजय निषाद की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद आकस्मिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली बुलाया गया और देर रात तक, कई घंटों तक ये पूरी बैठक चली है। बैठक के बाद ये काफी कुछ मसौदा तय हो गया है कि निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि निषाद पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोका है। ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की 403 में से 100 सीटें ऐसी हैं जो निषाद बाहुल्य सीटें हैं और उसमें उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी मसौदा दिया है कि अगर हर सीट पर इस पर सहमति ना बन पाए या संभव ना हो तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो कैंडिडेट उसके होंगे लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा। तो ये भी, इस बात को लेकर के भी बातचीत हुई। फिलहाल जो दावा किया गया है उसके मुताबिक हर मंडल में कम से कम 2 विधानसभा सीटें निषाद पार्टी को चाहिए ही चाहिए। तो अब ये तमाम मांगे रखी गई हैं निषाद पार्टी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि आपको यथोचित सम्मान मिलेगा, आप धैर्य बनाए रखिए। तो कुल मिला के कोशिशें यही हो रही हैं। बिल्कुल धैर्य बनाने की बात कही गई है, क्योंकि चुनाव से पहले रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। ब्रजेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ते खबरों में आगे, आज देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम का त्योहार। 50 से ज्यादा लोगों को जुटाने की इजाजत नहीं दी गई है। कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी की कोरोना गाइडलाइन, सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित करने की इजाजत नहीं दी गई है। तो आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो कोरोना जिस तरीके से देश भर में
पैर पसार चुका है, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित करने की इजाज़त नहीं दी गई है। आज देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम का त्यौहार। 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाज़त नहीं है। तो आपको बता देते हैं क्या कुछ है पूरा, किस तरीके से गाइडलाइन पालन करना होगा। धार्मिक कार्यों के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं होगा। 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाज़त नहीं है। सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित नहीं किए जाएंगे। घरों में ताजिया स्थापित पर रोक नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ रहे हैं। अयाज खान संवाददाता बरेली से हमसे जुड़ रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रही है तैयारी। तो सबसे पहले अतुल शर्मा, आपके पास आना चाहूंगा कि मेरठ में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। सरकार ने तो साफ कह दिया है कि एक जगह पर 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरठ की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकार का जो निर्देश है, जो गाइडलाइन जारी की है, उसी को लेकर के प्रशासन ने जो धर्मगुरु हैं उनसे बात की है। उनके साथ बैठ करके जो वार्ता हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा है कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा और उसी के साथ जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन है वो करना होगा। मस्जिद के अंदर जो सुबह की नमाज होती है उसमें मात्र 50 लोगों के लिए अनुमति थी, उसी तरह से यहाँ पर भी अनुमति मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जो ताजिया है, जो जुलूस निकाला जाता है, जो मुहर्रम का जुलूस होता है, उस पर सख्त रूप से सरकार की पाबंदी है। हाँ। और उसी के लिए जो मेरठ प्रशासन है उसने सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठ करके जो वार्ता की, उसमें सबसे पहला मुद्दा यही रखा है कि मेरठ के अंदर किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बिल्कुल। चलिए, अयाज आपसे जानना चाहेंगे कि बरेली की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है? बरेली की बात करें तो मुहर्रम का त्योहार यहाँ मनाया जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन जो है 50 सरकार ने जो आदेश किया है उसके तहत ही मनाया जाएगा। रही बात उसकी, तो जिला प्रशासन ने, पुलिस ने बैठ के मीटिंग की थी। दरगाह आला हज़रत सबसे बड़ी दरगाह है, यहाँ पे देश भर के लोग मानते हैं और माना जाता है, दुनिया भर के लोग। तो यहाँ से भी आदेश किया गया है, ये निर्देश दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं वो घर बैठकर ही इसे मनाएं, 50 से अधिक ना हो पाए, ना ही ताजिया घुमाए कहीं, जिससे कि कोरोना की गाइडलाइन का किसी तरीके से छूटे या लोग भी भीड़ इकट्ठा हो। तो कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश दिया गया है कि कोरोना की गाइडलाइन के साथ ही मनाया जाए। सभी का त्योहार होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहले इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल जो 50 की बात कही है सरकार ने, उसका आदेश मानते हुए लोगों ने, और ये दरगाह से भी कहा गया है कि 50 से ज्यादा ना हो, और जितने भी लोग हो तो वो सिर्फ शांति के साथ, किसी तरीके की कोई ऐसी बात सामने नहीं होना चाहिए जिससे नियमों की धज्जियां उड़े और परेशानियों का सामना जनता को करना पड़े। तो ये निर्देश दिया गया है सरकार को। बिल्कुल, 50 से ज़्यादा एक जगह पर एकत्रित होने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं दी गई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए मुहर्रम पर एक जगह 50 से ज़्यादा लोग नहीं एकत्रित हो सकते। बढ़ते खबरों में आगे, चुनाव को लेकर निषाद पार्टी और बीजेपी में सहमति। निषाद पार्टी 2022 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। आगामी विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी को अहम हिस्सेदारी मिल सकती है। कल अमित शाह के आवास पर कई घंटे तक बैठक हुई है। बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी मौजूद थे। 100 से ज्यादा सीटों पर निषाद पार्टी ने दावा ठोका है। बताया जा रहा है कि 20 और 25 सीटों पर निषाद पार्टी को चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। 10 से 15 प्रत्याशियों को बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। और ये बेहद ही अहम खबर बीजेपी की तरफ से भी और बीजेपी के लिहाज से और निषाद पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है। अब बातचीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आज फिर हो सकती है सीएम योगी और संजय निषाद की बैठक। बड़ी खबर है ये। लखनऊ लौटने के बाद हो सकती है मुलाकात। 23 अगस्त को अमित शाह से दोबारा मिलेंगे संजय निषाद।
तो जो सीटों को लेकर बातें हैं, इसी पर पूरी फोकस होगा। इसी को लेकर मामला है कि निषाद पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब यहां पर दिल्ली में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत किए हैं, एक गाइडलाइन दिया गया होगा, उसी के तहत अब संजय निषाद से बातचीत होगी। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेरठ का लाल शहीद हो गया। बता दें कि मेरठ के सूबेदार राम सिंह शहीद आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए और शहीद होने से पहले उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। 48 राष्ट्रीय राइफल में तैनात सूबेदार राम सिंह ने अपने तैनाती से पहले कई हजार जवानों को ट्रेन भी किए थे और वो अगले साल फरवरी में रिटायर होने वाले थे। बता दें कि सूबेदार राम सिंह के शहादत की खबर मिलते ही घर में मातम का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक कल तक शहीद सूबेदार राम सिंह का पार्थिव शरीर मेरठ आएगा। तो इसी पर देखिए हमारे सहयोगी अतुल शर्मा की रिपोर्ट, वो ग्राउंड जीरो पे जाकर जानकारी देंगे आप। मेरठ की धरती की बात की जाए, 1857 से बात की जाए और आज की भी बात की जाए तो लगातार मेरठ के अंदर इस धरती ने बहुत से लालों को पैदा किया है। वहीं अगर मेरठ की आज की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक लाल शहीद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद शहादत प्राप्त की है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि 28 फरवरी 2022 को रिटायरमेंट होना था। 30 साल नौकरी करने के बाद आज शहादत जो मिली है शहीद के लिए, कहीं ना कहीं बहुत ही जो परिवार का लोग हैं उनका साफ कहना है कि उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनके बच्चों का कहना है, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उसका साफ कहना है कि मुझे अगर सरकार द्वारा या फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो लाल हैं, मेरठ की धरती की बात की जाए, क्रांतिकारी धरती की बात की जाए, 1857 की क्रांति के बाद लगातार ऐसे बहुत से लाल हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है धरती माँ के लिए। वहीं आज मेरठ के एक सूबेदार राम सिंह ने 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर करने के बाद अपनी शहादत दी है। और साफ तौर पर यहाँ के जो लोग हैं, मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। परिवार में शोक की लहर है, लेकिन जो परिवारजनक है उनका साफ कहना है, पिताजी का साफ कहना है कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज मेरा बेटा अपनी जो शहादत है 2 आतंकवादियों को मुठभेड़ में ढेर करने के बाद शहादत दे चुका है। और कहीं ना कहीं इस जो दर्द है उसको छुपाते हुए जो उनका गर्व है उसको जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो धरती है अपनी धरती माँ के लिए ही जो आर्मी के जवान हैं, जो भी जवान हैं, सब शहादत के लिए तैयार रहते हैं। और आज वही खुशी का दिन है। उनकी आंखें नम है, लेकिन चेहरे पर वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके बेटे की शहादत हुई है 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद उनका बेटा आज धरती माँ ने अपने ऊपर लिटा लिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही हर्ष की बात है। और उसको देखते हुए मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ आर्मी के जवानों की भी गाड़ी पहुंच चुकी है और यहाँ क्षेत्र के लोगों में सनसनी का माहौल है और कहीं ना कहीं दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखी जा सकती है कि जो यहाँ के लोग हैं उनका भी यही मानना है कि जिस तरह से जो सूबेदार थे वो कहीं बहुत ही तीव्र थे और उनके अंदर एक चिंगारी थी कुछ करने के लिए। लगातार परिवार के लोगों से बात करते वो कहते थे कि कुछ करना है। बेटे का भी यही कहना है कि पिताजी कहते थे कि कुछ करना है, उसी करने के लिए आज 2 आतंकवादियों को लोह लोहान कर उनको ढेर करने के बाद में भगवान अपनी धरती माँ के लिए अपना वीर सपूत जो शहीद होता है। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये बहुत ही हर्ष की बात है। परिवार वालों का साफ कहना है कि हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमारे पिताजी आज शहीद हो चुके हैं। मेरे सहयोगी महफूज के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया मेरठ। खबर लखनऊ से है। बिकरू कांड में एनकाउंटर करने वाले का ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि बिकरू कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बताया जा रहा है कि एनकाउंटर करने वाले पुलिस को क्लीन चिट दी गई है। रिटायर्ड जज BS चौहान की अध्यक्षता में बनाए न्यायिक आयोग ने दी क्लीन चिट। कमेटी में रिटायर्ड जज शशिकांत और पूर्व DGP के बताया जा रहा है कि KL गुप्ता सदस्य थे और आयोग की जांच में खुलासा किया गया है कि विकास दुबे को राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग था।
उधर अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने 6 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस अब तक 10 लोगों को जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि बीते 20 जून को यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में खुलासा किया था और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो अवैध धर्मांतरण मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। उधर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने खास बातचीत की। उन्होंने इस दरमियान क्या कुछ कहा, आइए आप सुनाते हैं। हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सर, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दिया है, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा था, क्या लगता है क्या वास्तव में ये जवाब आपके लिए हैं जो आप सवाल उठा रहे थे? एक भी प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि 19-20 में आपने पिछड़े समाज के लिए छात्रवृत्ति के लिए बजट दिया 999 करोड़, 20-21 में उसको आपने 94 करोड़ घटा क्यों दिया? क्या कारण है? 20 लाख बच्चे हैं पिछड़ी जाति के, जिसमें आप 12 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देते हो और 8 लाख बच्चों को छोड़ दिया, क्यों? 20 लाख बच्चे शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 12 लाख लोगों को देते हो, 8 लाख छोड़ क्यों दिए? और पिछड़ी जाति के लिए 19-20 के बजट में 200 करोड़ शादी अनुदान का पैसा था और 20-21 में ये शादी अनुदान 75 करोड़ हो गया। तो ये 1.25 करोड़ रुपया क्यों घटा दिया? और जब सामान्य वर्ग के बच्चों को सबको अब छात्रवृत्ति दे रहे हो, अनुसूचित जाति जनजाति के सबको मिल रहा है, तो फिर पिछड़े समाज के साथ भेदभाव क्यों? इसका उत्तर नहीं आया। पीआरडी और होमगार्ड दोनों एक ही थाने में ड्यूटी करते हैं, एक साथ ड्यूटी करते हैं। पीआरडी को 375 रुपया मिलता है और होमगार्ड को 700। लेकिन अगर हम देखें तो जो उन्होंने आंकड़े आज दिए सदन में, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी है, अगर हम उन्होंने कई देशों के नाम भी गिनाए, अमेरिका का भी नाम लिया जहां 33 करोड़ आबादी है, ब्रिटेन का भी उन्होंने नाम लिया, महाराष्ट्र का भी नाम लिया। उनका कहना था कि सबसे बड़ी आबादी में सबसे कम जो पॉजिटिविटी दर है वो यूपी की है। 6000 के ऊपर गांव हैं, कोई ऐसा गांव नहीं कि जिस गांव में 10, 15, 20 लोग कोरोना से न मरे हों। हमने सवाल किया कि बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी, एक किसकी लाशें थी? क्या ये विदेश से अमेरिका, चीन के लोग लाके लाशें डाले थे? उत्तर नहीं है। ये सब फर्जी आंकड़ा जुटा करके फर्जी ये बोलते हैं और इनकी सिर्फ नीयत हिंदू मुसलमान है। बिल्कुल, ये है पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कहीं कोई खाता बही नहीं है, बीजेपी जो कहे वही सही है। और बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ उधर मेरठ के मोदीपुरम में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे अफगानी छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने और अपने परिवार की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान में बर्बरता की हद को पार कर दी है। वहीं पिछले 5 दिनों से छात्रों का अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से छात्र बहुत ही परेशान है। बता दें कि कुल 7 छात्रों में से 2 छात्र पिछले हफ्ते पढ़ाई पूरी करके वापस अफगानिस्तान चले गए थे। वहीं 5 छात्र अभी कृषि विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रह रहे हैं और 2 महीने बाद 5 छात्रों की भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ऐसे में परेशान छात्रों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। वहाँ पे कोई इशू अभी तक नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो एयरप्लेन नहीं है, एयरपोर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
और ये हम इंटरनेट से बात करेंगे तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं, खाना पीने थोड़ा सा वो नहीं है बाज़ार में, इसी प्रॉब्लम है अभी तक। जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से आ रही है कि एरोप्लेन पे तो लोग आके चढ़ जाते हैं, एरोप्लेन से गिर जाते हैं, क्या आपको विचलित कर देती है ऐसी तस्वीरें? वो तस्वीर में वो लोग गए, बता दिया कि हम चले गए, वो आपसे यहाँ से अफगानिस्तान से बाहर गया, उसी कर दिया। अच्छा, आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई डर लग रहा है आपको कि आप वापस जाएंगे, आपके साथ में क्या? हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो हमारे सैलरी अभी तक वो ख़त्म होगा, हमारे जॉब ख़त्म होगा। वह जौनपुर के गोदना गांव के निवासी मैंग कुमार अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। वह काबुल में खान स्टील लिमिटेड में बतौर जनरल मैनेजर काम करते हैं। 3 साल पहले 2018 में काम करने अफगानिस्तान गए हुए थे। वहीं अफगानिस्तान की मौजूदा हालत देखकर उनके परिजन उनकी वतन वापसी की राह देख रहे हैं। बता दें कि जौनपुर जिले के कुल 3 अफगानिस्तान में रहते हैं। वहीं परिजनों की मैंग से बातचीत होने के बाद और सकुशल वापसी की सूचना पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं अफगानिस्तान में हालत और बिगड़े इससे पहले परिजनों ने भारत सरकार से उनके वतन वापसी की गुहार लगाई है। मैं उनका छोटा भाई हूँ। भैया का डेली फ़ोन आ रहा है सुबह शाम। वो बिल्कुल वहाँ सुरक्षित है, कंपनी भी कोऑपरेट करे, बल्कि कंपनी ने तो ये भी कहा कि भाई अगर आप लोगों को यहाँ स्ट्रेस फील हो रहा हो तो 2-1 महीने के लिए भेज दें, आप लोग घूम टहल कर आएँ। और भैया वहाँ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है, उनको सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है। जो भी टीवी पर दिखाया जा रहा है उस तरह की कोई पैनिक कंडीशन मेरे भैया के साथ या भैया के साथ अन्य भारतीय भी वहाँ कंपनी में कार्यरत है, किसी के साथ कोई पैनिक कंडीशन नहीं है, सब कुछ कंफर्ट जोन में है। देखिए, हम इस समय लैंडिया थाना क्षेत्र के गुदना गांव में खड़े हैं, जहां पर मयंक जो कि अफगानिस्तान काबुल में एक निजी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और लगातार कई दिनों से ये तस्वीर आ रही है अफगानिस्तान में जिस हिसाब से वहाँ भयावह है। लेकिन हम उनके परिवार, उनके घर पे खड़े हैं, परिजनों को पूरी तरह संतुष्ट हैं और लगातार उनसे बात हो रही है। उनका साफ कहना है कि जल्द ही उनका टिकट हो जाएगा और जल्द ही अपने वतन पहुंच जाएंगे जौनपुर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसी कंपनी में यहाँ के जौनपुर से 3 लोग हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं और सब लोग संतुष्ट हैं। परिवार का साफ कहना है कि इनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लगातार उनसे टेलीफोनिक वार्ता हो रही है। ऐसे में साफ होता है कि परिवार किसी तरह से भयभीत नहीं है। जो इस तरह से तस्वीर आ रही है अफगानिस्तान काबुल की, लेकिन जौनपुर से एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर परिजन किसी तरह परेशान नहीं है अपने वहाँ के लिए, कि जल्द ही उनकी अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले उनसे बात हुई है कि जल्द ही उनका प्लेन से टिकट मिल जाएगा और जौनपुर। उधर नोएडा के सेक्टर 34 में ग्रीन बेल्ट के पास 2 बच्चों के शव मिलने के मामले में न्यूज़ 1 इंडिया के पास सीसीटीवी फुटेज है। बता दें कि दोनों बच्चों का धारदार हथियार से हत्या की गई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में उनका पिता दोनों बच्चों को ले जाता दिखाई दे रहा है। वहीं बच्चों का शव मिलने के बाद से ही पिता अभी भी लापता बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार पिता की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस ने प्रथम दृष्टया पिता को शक की निगाह से देखते हुए तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में 4 टीमें गठित की गई हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चे अपने पिता के साथ गए हुए थे, इसके बाद वो नहीं मिले हैं, बच्चों की हत्या कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि इस हत्या के बाद से पिता भी फरार बताया जा रहा है। वो कहाँ है, पुलिस अभी तलाश कर रही है। टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही पता लगाया जाएगा। होशियारपुर से एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकला है और ये सूचना जो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ निकला था उसके पिताजी ने दी थी और उसके बाद हम लोग उसमें जो वैधानिक कार्रवाई की गई थी। आज मॉर्निंग में सेक्टर 34 चौकी क्षेत्र में 2 बच्चों के शव मिलने की सूचना थी। उस पर हम लोग मौके पर गए और वहाँ पे जो भी एविडेंस थे उसका कलेक्शन किया, पूछताछ की गई। फिर 49 वाले सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया और जो उसमें सूचना देने वाले थे उनके द्वारा ये जो शव थे उसको दिखाया गया, उनको। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।